आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज बीपीएससी टीचर की बहाली के लिए जो सेकंड फेज का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके लिए एक प्रैक्टिस सेट को देखेंगे। यह प्रैक्टिस सेट जो है किरण प्रकाशन से लिया गया है और यह आज का सेट नंबर 3 होगा। इसके पहले इसी सेट का सेट नंबर 1 से लेकर के 2 तक कंप्लीट किया जा चुका है और जो बीपीएससी टीआरई फर्स्ट पेपर का जो एग्ज़ाम था, जो पहला एग्ज़ाम लिया गया था, उसका क्वेश्चन बैंक भी एक ही साल का क्वेश्चन पेपर उसको पूरी तरह से सोल्व किया जा चुका है, जिसमें मैथ का और रीजनिंग का अलग से बनाया गया है और जीके और जीएस का अलग से बनाया गया है। तो आज शुरू करते हैं सेट नंबर 3। तो जैसा कि इसमें आपको ज्ञात होगा कि इसमें 2 पेपर पहले हुआ था, जिसमें एक पेपर में था केवल क्वालिफाई करने के लिए निश्चित मार्क्स दिया गया था और दूसरे पेपर में था जिससे मेरिट बनता था। तो अभी जो हम देख रहे हैं सेट नंबर 3 में ये मेरिट का ही पेपर है और इसमें केवल जीके और जीएस वाले प्रश्न को अभी शामिल कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैथ और रीजनिंग वाले प्रश्न को भी शामिल किया जाएगा, क्योंकि एक ही साथ सभी को शामिल करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सब इसमें कंप्लीट नहीं होगा और ना कोई चैप्टर कंप्लीट होगा। इसमें सारा टेस्ट जो है ऐसा ही बेकार चला जाएगा। इसलिए इसमें सोच रहे हैं कि जीके और जीएस को अलग से रखा जाए और उसके बाद फिर मैथ और रीजनिंग को अलग से कंप्लीट किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 62 से, क्योंकि 61 तक क्या है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न है और 62 से लेकर के 150 तक इसमें जीके और जीएस का प्रश्न होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 62। तो देखिए 62 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है। तो अब इसे बताना है कि जैव निम्नीकरणीय जो है ऑप्शन के अनुसार कौन सा पदार्थ इसमें से होगा। तो इसका सही उत्तर है पेपर। क्या उत्तर होगा इसका सही? पेपर। जैव निम्नीकरणीय मतलब जो पर्यावरण का मित्र हो, ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 63 है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होता है। तो सबसे कमजोर कड़ी कौन होता है? सर्वोच्च उपभोक्ता। तो क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो गया सर्वोच्च उपभोक्ता, यानी ऑप्शन नंबर 3 का। अब आइए 64 में, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो किसका उपयोग किया गया था? मस्टर्ड गैस का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, मस्टर्ड गैस। अब 65 में आइए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका। तो किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन गैस का। किसका? एसिटिलीन। तो 65 का हो गया एसिटिलीन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब 66 में ये प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका? आइसोप्रीन। 67 में ये पैराफिन किसका उप उत्पाद है। तो पैराफिन जो है पेट्रोलियम शोधन का उप उत्पाद है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 68 में निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है। तो पीएच मान 7 किसका होता है? शुद्ध जल का। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, शुद्ध जल। अब आते हैं 68 में, 68 के बाद 69 में, एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है। तो तरल की वृद्धि होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 70 में, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है कि ईंट के छिद्र में हवा घुसा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। अब 71 में, ये गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो डैफोडिल से आता है। कहां से आता है? डैफोडिल। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, डैफोडिल। अब 72 में, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर। ऑप्शन नंबर 1 सही है, 10 दिसंबर। 73 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ है। इसरो की स्थापना हुआ 1969 में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही, 1969। अब 74 में आइए, तो 74 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो देखिए इसमें कौन सा सही नहीं है। पहला है इसमें फर्स्ट में दिया है पैराफिन, फर्स्ट में दिया है बिटुमिनस का, बिटुमेन का पेंट व सड़क निर्माण, और दो में दिया है मिट्टी का तेल जेट वायुयान के लिए ईंधन। तो ये दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 में है पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ नहीं है, तो ये 3 वाला इसका क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अब 75 में आइए, मानव शरीर का समान तापमान कितना डिग्री होता है। तो मानव शरीर का समान तापमान जो है कितना होता है, तो यह होता है 37 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती है, क्यों। तो इसको कहलाने का कारण क्या है कि वे समूहों में रहती है और सभी फूलों पर जा करके अमृत इकट्ठा करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। आप 77 में आइए, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। इसमें सही कथन कौन सा है, तो इसमें देखिए आगे जाकर के इसमें ए बी और ए बी सी या ए बी बी डी इस प्रकार से दिया है, इसमें एक से अधिक सही हो सकता है इसका। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, कह रहा है कि पेट यानी पीईटी जो है पॉलीएथिलीन टर्थेलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नाइलॉन है। तो ये इसका सही नहीं है, ये क्या है, गलत है। ऑप्शन बी में है एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, ये सही है। ऑप्शन सी में है संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन डी में है सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं, तो ये भी इसमें सही है। ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, सही है। यानी इसका बी सही है और डी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया 3 कि बी और डी सही है। अब 78 में आइए, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो किस रक्त समूह वाला, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ओ वाला। कौन सा, ओ। तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर ओ जो है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा जहां ओ लिखा है। अब आइए 79 में 79 में मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम क्या है, तो सबसे बड़ी हड्डी का नाम है फीमर। क्या नाम है, फीमर। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, फीमर। और ये पाया कहाँ जाता है, ये पाया जाता है जांघ में। अब आइए 79 के बाद 80 में गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया, तो किसके खिलाफ शुरू किया पूछता है। तो इसका सही उत्तर है कि नमक पर कानून लागू करने के खिलाफ। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, नमक पर कानून लागू करने के खिलाफ। अब 81 में निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो यह सुझाव किसका था, तो यह सुझाव था किसका, महात्मा गांधी का। किसका था, महात्मा गांधी का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब 82 में आइए, नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो इसको नष्ट किसने किया था, बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था, बख्तियार खिलजी। और कब किया था, 1193 में, 1193। अब 83 में आइए, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति। तो कन्याकुमारी की स्थिति जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, भूमध्य रेखा के उत्तर। अब आते हैं 84 में, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करता है, अधिक करेगा। तो किस रंग का करेगा, काले रंग का। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, काला। अब 85 में आइए, अशोक के धाम में केंद्रीय बिंदु क्या है। तो अशोक के धाम में केंद्रीय बिंदु क्या है, राजा के प्रति वफादारी, शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान। इसमें 1 से अधिक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, 1 से अधिक। तो सारे इसमें ऑप्शन जो है सही है। अब आइए 86 में, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था। तो इसकी खोज किसने किया था, रोनाल्ड रॉस ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, रोनाल्ड रॉस। 87 है, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश, जहां की आबादी लगभग कितनी है, 19 करोड़। कितना करोड़, लगभग 19 करोड़। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में,
पटना का हर मंदिर साहब, ये जो है किनका जन्म स्थल है? तो ये जो है गुरु नानक देव का जन्म स्थल है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। हर मंदिर साहब किनका जन्म स्थल है? गुरु नानक का। 89 में आइए, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? तो किसने किया था? वसुमित्र ने। किसने? वसुमित्र। तो ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर होगा। अब 90 में आइए, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है कौन सा है? इसमें कौन सा है? स्पष्ट दिख रहा होगा कि कौन सा है? धान, जिसको ज्यादा जल की आवश्यकता होता है। 91 है, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्यों? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है, इसमें अगर देखा जाए ध्यान से, तो ऑप्शन 1 में है कि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होता है, तो ये सब गलत है। इसमें नाइट्रोजन वाष्प होता है, ये भी गलत है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होता है, ये भी गलत है। और इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसको गलत है ही। तो 1 2 3 4 कोई सही नहीं। ऑप्शन नंबर इसका 5 सही है कि इसमें से कोई आंसर इसका सही नहीं है। इसका सही क्या है? तो सही है इसका आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि इसमें पारा एक न्यूरोटॉक्सिन होता है। किसमें? इसमें पारा क्या होता है? एक न्यूरोटॉक्सिन होता है क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब में या CFL में। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए? सुरक्षित निपटाने की आवश्यकता होती है पारा न्यूरोटॉक्सिन के कारण। अब आइए 92 में, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है कौन है? तो प्रोटीन है। कौन है? प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, प्रोटीन वृद्धि और रख रखाव को मदद करता है। अब 93 है, घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है या आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। तो आयोडीन कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो आयोडाइड नमक से प्राप्त कर सकते हैं, यानी आयोडीन युक्त नमक से आयोडीन प्राप्त किया जा सकता है, जिससे घेघा रोग से बचा जा सकता है। अब 94 है, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाला रेखा कौन सा है? तो मैक-मोहन रेखा। कौन सा रेखा? मैक-मोहन रेखा। अब 95 में आइए, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? तो इस आवरण को क्या कहेंगे? तो इस आवरण को कहेंगे वायुमंडल। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, वायुमंडल। अब 96 में आइए, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? लैगून झील होता है, तो कौन इसमें लैगून झील नहीं है? तो इसमें पेरियार झील जो है लैगून झील ये नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 में, धुआं ऊपर उठता है क्यों? तो धुआं को ऊपर उठने का कारण बता रहा है, कारण पूछ रहा है क्या है? तो गर्म वायु जो है ठंडू वायु का अपेक्षा क्या होता है? अधिक हल्का होता है, जिसके कारण क्या होता है? धुआं जो है ऊपर उड़ने लगता है। 98 में आइए, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। कहाँ? आर्कटिक क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब 98 में आइए, भारत में थमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कौन सा स्तूप? धमेक स्तूप। तो यह है कहाँ? तो यह है कहाँ? सारनाथ में। कहाँ ये? सारनाथ में। नाम ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपरदन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही उत्तर है अवनालिका। क्या उत्तर है इसका सही? अवनालिका। अब आते हैं 101 में, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग कितना समय लगता है? तो समय लगता है कितना? लगभग 8 मिनट। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 जो है सही है, 8 मिनट। अब 102 में आइए, पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल ताजा है? तो कितना प्रतिशत ताजा है? 2.7%। कितना प्रतिशत? 2.7%। जो स्वच्छ जल है, ताजा जल। 103 है, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो कहां करते हैं? लाल किला पर। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है, लाल किला। और 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो है राजपथ पर झंडा फहराते हैं। 104 में आइए, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा जो है विद्यमान रहती है? तो किस प्रकार की ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। अब 75 में आइए, 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है कितना है? तो देखिए क्या पूछता है। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो जो तीसरा क्षेत्र उसका हिस्सा जो है एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देता है, यानी अब बढ़ रहा है। ये किसका हिस्सा?
तृतीयक क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सही होगा। 106 है, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो सबसे कमजोर बंधन जो है नियॉन का होता है। किसका? नियॉन का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। 107 में ये फोर्थ स्टेट शब्द का अर्थ क्या है? तो फोर्थ स्टेट शब्द का अर्थ क्या है? न्यायपालिका। क्या? किसका? फोर्थ स्टेट का। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, 2 सही है, न्यायपालिका। न्यायपालिका या तो फिर इसमें प्रेस जब दे रहा है तो प्रेस को ही सही करेंगे। देखिए इसमें गलत हो रहा है। 107 जो प्रश्न है फोर्थ स्टेट का, इसमें सबसे उपयुक्त होगा प्रेस। क्या होगा इसका? प्रेस। चौथा स्तंभ सुने होंगे आप, तो चौथा स्तंभ के नाम से किसे आना आता है? प्रेस को, यानी मीडिया को। अब 108 में ये निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आप देखिए इसमें कूट की सहायता से क्या पता करना है, तो इसमें इसका देखना है कि सही उत्तर कौन सा होगा। तो चलिए मिलाते हैं इसको। किसके बारे में कह रहा है? पश्मीना ऊन के बारे में। ये बहुत गर्म होती है, तो सही है ये कि क्या होता है? ये बहुत गर्म होता है। और बी में ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, तो ये गलत है इसका, भेड़ के बाल से ये नहीं बनता है। और सी में ये हाथी से बुनी जाती है, हाथ से बुनी जाती है, तो ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और सी इसका सही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसको आप सही कीजिए, ए और सी। किसके बारे में? पश्मीना ऊन के बारे में। अब 109 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑक्सीटोसिन। 110 में आइए, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। कौन सा इसमें से विषम है? तो कौन विषम है? तो जो पराग है उसका दिया है पराग नली के साथ और पेलिकल के साथ, ये क्या है? सबसे विषम है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, विषम है। इसमें जो पराग है, पराग नली है और पेलिकल जो है, ये सभी पुष्प के नर जनन अंग हैं। बाकी इसमें वर्तिकाग्र वाले में या परागकोश वाले में ये सब क्या है? मादा जनन अंग है। तो इसलिए इसका ऑप्शन 3 जो है सबसे अलग हो रहा है। अब 11 में आइए, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो किसने किया था? तो इसका ऑप्शन आगे बढ़िए, ये सही नहीं है यहाँ तक। इसमें किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। किसने? जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा और कब दिया गया था? 1975 में, 1975। अब आइए 112 में, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? तो किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, लॉर्ड लिटन। कौन सा एक्ट? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। 113 में आइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्वामी विवेकानंद। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1897 ईस्वी में, 1897 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 में, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो कह रहा है कि निम्न में कौन सा जो है संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर है सत्ता का केंद्रीकरण। यह संघवाद का विशेषता नहीं है। कौन सा? सत्ता का केंद्रीकरण। अब 115 में आइए, सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन है? तो सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक है हम्फ्री डेवी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, हम्फ्री डेवी। नाम क्या है? सेफ्टी लैम्प। अब आते हैं 116 में, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था? ईश्वर चंद विद्यासागर ने। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, ईश्वर चंद विद्यासागर। 117 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी घोंसला का निर्माण करता है? तो इस पक्षी का नाम क्या है? तो इस पक्षी को हम लोग कहते हैं वीवर यानी दर्जन चिड़िया। क्या? वीवर या फिर दर्जन चिड़िया। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, वीवर यानी दर्जन चिड़िया। तो क्या होगा इसका? वीवर यानी दर्जन चिड़िया। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 118 में आइए, 17 के बाद। तो 18 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है? तो ऑप्शन 1 में आइए, वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। तो ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर होगा। दहेज निरोध अधिनियम कब दिखा रहा है? 1971 में। लेकिन ये बना कब है? 1961 में। कब बना? 1961। 119 में आइए,
निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? इसमें देखिए कौन सा सही है, किसके बारे में, निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में। तो इसका सही उत्तर है, देखिए इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ऑप्शन के अनुसार इसका 3 वाला सही है। तो प्रत्येक दल जो है अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। तो ये तो इसका सही है। और देखिए जैसे 2 कैसे गलत था कि प्रत्येक पार्टी अपना चुनाव चिन्ह को खुद तैयार करता है। तो ये ऐसा थोड़े होता है, उसको निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है चुनाव चिन्ह, लेकिन वह घोषणा पत्र खुद से तैयार करता है। अब आते हैं 120 में, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कि शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। तो ये जो है 3 वाला इसका सही नहीं है। 121 है, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? तो पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अब 22 में आइए, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण बताना है। तो बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण है कच्चे माल की कमी, ये तो है ही, पूंजी या धन की कमी ये भी है, बिजली की कमी ये भी है। तो ऑप्शन नंबर इसका अगला में चलिए क्या देता है, तो इसका अगला है उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कौन सा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आप देख रहे थे इसका तीनों ऑप्शन जो है इसका पहले तक सही हो रहा था। 123 में आइए, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं? तो कौन सा शहर है? कोझिकोड, गोवा और मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। अब 24 में आइए, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल यानी युद्ध के पहले की तैयारी। तो किस युद्ध को, किस घटना को कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध को। किसको? स्पेन का गृह युद्ध। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब 25 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो कौन सा पद शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है कि राजशाही, ये पद जो है शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अब 26 में आइए, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? तो कौन जरूरी नहीं माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है कि विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, ये क्या है, इसका कोई लेना देना इससे नहीं है। अब आइए 27 में, भारतीय उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन इसमें सही है? तो इसका सही है कि वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। क्या होता है वो? देश का औपचारिक मुखिया होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब 28 में आइए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो ये नारा कब का दिया हुआ है? खिलाफत आंदोलन में। किसमें? खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, खिलाफत आंदोलन। अब 129 में आइए, सिविल सेवक क्या करते हैं? सिविल सेवक जो है क्या करते हैं? तो इनका काम क्या है कि वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है कि मंत्री के निर्णय को लागू करना। 130 है, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्णय में मदद नहीं करता है? तो कौन नहीं करता है? तो खेल का मैदान, ये जनमत के निर्णय में कोई मदद नहीं करता है। 31 है, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? तो किस रूप में हो रहा है? तो प्लास्टिक मुद्रा के रूप में, जैसे एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, इसका प्रयोग जो है वर्तमान समय में मुद्रा के समान ही, मतलब मुद्रा से अधिक भी इसका उपयोग देखा जा रहा है। 132 है, नीति आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो नीति आयोग के संबंध में सही कथन इसमें कौन सा है? तो नीति आयोग की स्थापना जो है कब किया गया है? 1 जनवरी 2015 को। तो यही सही है इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर, तो इसमें देखिए एक से अधिक सही हो सकता है, हम सोचे इसमें एक ही है, लेकिन देखिए इसका पहला तो सही हो गया। इसका पहला सही हो गया कि इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को। और इसका सही होगा, आगे बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन में चलिए, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। और तीसरा में है, नीति आयोग ने 2014 में भारत की योजना आयोग की जगह ली। तो गलत है इसका, ये जगह कब लिया? 2015 में। तो इसका सही उत्तर है 1 और 2। तो ऑप्शन के अनुसार देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही है, 1 और 2। किसका स्थापना 2015 में, 1 जनवरी 2015। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के
प्रधानमंत्री। अब इसके सदस्य कौन होते हैं? राज्य के मुख्यमंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा। 133 में आइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र अस्तित्व में हो। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, सार्वजनिक और निजी दोनों हो, जैसे भारत में यही अर्थव्यवस्था है। कौन सा? मिश्रित। अब 34 में आइए, निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो क्या कार्य नहीं है? उसका कार्य नहीं है कि बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है कि उसके ये किसका कार्य नहीं है? वाणिज्यिक बैंक का ये कार्य नहीं है। कौन सा कार्य? कि बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, ये उसका कार्य नहीं होगा। अब 35 में आइए, नीचे दिए गए कथन में से विचार करना है। तो पहला कथन है, पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। ये पहला ऑप्शन हो गया, पहला कथन। और दूसरा है, जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती है वहां पर वे ज्यादा खाई जाती है। तो ये दूसरा हो गया। तो इसमें सही उत्तर होगा, इसमें पहला जो है गलत है कि पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाते हैं। ये क्या है? इसमें गलत है। लेकिन 2 जो है इसका सही है कि जहां जो चीज आसानी से मिलता है उसे ज्यादा खाने वाले लोग मिल ही जाते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर तीसरा कि कथन 1 गलत है लेकिन 2 जो है सही है। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो अमीर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, निजामुद्दीन औलिया। 37वां, ये निम्नलिखित में से क्या अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? तो कौन सा परिणाम नहीं है? तो अब इसका पहला ऑप्शन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। तो उसका परिणाम तो है, पूछ रहे नहीं है, तो ये तो है सही, यानी गलत पकड़ना है। एडम स्मिथ को लेसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, तो यह भी सही है। 3 में है, सार्वजनिक व्यय मताधिकार की स्थापना हुई, यह भी सही है। तो इसमें सारा सही, यानी कोई इसमें गलत नहीं है। तो इसको कौन सा सही होगा? आंसर जो है इसका 5वां हो जाएगा। कौन सा 5वां? यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी सारा ऑप्शन इसमें क्या है? सही है। 38 में आइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओनगी रहते हैं? तो ओनगी कहाँ रहते हैं? जिनका निवास स्थान कहाँ है? लिटिल अंडमान। कहाँ? लिटिल अंडमान। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा, लिटिल अंडमान। अब 38 के बाद 39 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? आप देखिए, सिंचाई के माध्यम के बारे में कौन सा सही है? इसका सही उत्तर है कि ड्रिप तंत्र फलाधार पौधे, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। तो ये क्या है? सही है, ऑप्शन नंबर इसका 3। और बाकी इसमें सब जो है गलत है। जैसे देखिए दूसरा क्या कह रहा है कि ड्रिप तंत्र, तो ड्रिप तंत्र मतलब बूंद बूंद सिंचाई, आप समझ सकते हैं। तो बूंद बूंद सिंचाई क्या है? यह विधि जो है जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की पत्तियों पर गिरता है। तो गलत है, पौधे के पत्तियों पर नहीं गिरता है, पौधे के जड़ों तक जाता है एकदम। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही होगा। अब आइए 40 में, कह रहा है कि त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप की स्थापना की पहचान कीजिए। तो कौन सा द्वीप है? तो द्वीप का नाम क्या है? एलिफेंटा गुफाएं। क्या है? एलिफेंटा गुफाएं। 141 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? तो कौन सा परिणाम नहीं है? कि विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। तो उसके बाद ये ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए इसका परिणाम नहीं है। 142 में आइए, वायुमंडलीय परत जो सूर्य की परावैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सी है? तो उस परत का नाम क्या है? ओजोन मंडल। क्या नाम है उसका? ओजोन मंडल। इसका सूत्र होता है O3। 143 से निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो आप देखिए मिलान करने वाला यहां पर है, ए में है ऊंचावाच मानचित्र, बी में है राजनीतिक मानचित्र, सी में है थीमेटिक मानचित्र, और एक में है कि पृथ्वी के प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र। अब कौन सा इसमें होगा? तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर जो है, देखिए ऑप्शन इसका यहां दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार मिला के बोल देते हैं, क्योंकि दोनों जो है 2 जगह हो जा रहा है। तो हम इसको मिला लेते हैं, आप इसको जरा ध्यान से सुनिएगा और इसको मिला लीजिएगा। तो इसमें क्या है,
143 में पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, महासागर आदि जैसे पृथ्वी के प्राकृतिक स्वरूप को दर्शाने के वाले मानचित्र को ऊंचावच मानचित्र या भौतिक मानचित्र कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं। तो जो पर्वत पठार दिखाएगा उसको क्या कहेंगे, ऊंचावच मानचित्र या फिर भौतिक मानचित्र। तो इसमें कौन सा है, इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें सही उत्तर हो गया एक का ए वाला। कौन सा हो गया? ए वाला, प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र। और बी में आइए, शहरों, कस्बों और गांवों को, तो शहरों, कस्बों और गांवों को दर्शाने वाले को कहते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो राजनगर, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाला मानचित्र क्या कहलाएगा? राजनीतिक। तो इसका बी हो जाएगा। और बच गया ए सी, तो सी इसका हो जाएगा सड़क मानचित्र। सब किसका होगा? थीमेटिक मानचित्र का। सड़क मानचित्र किसका होगा? थीमेटिक का। तो आप इसको यहीं पर से मिला सकते हैं, ए का 1, बी का 2 और सी का 3। तो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है, यानी किस में रखा जा सकता है? तो किस में रखा जा सकता है? निर्वाह कृषि में, यानी जीवन यापन करने वाला कृषि, जिसमें परिवार का पूरा सदस्य लगा हुआ रहता है। अब 45 में आइए, जीव जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? उत्पादक कहलाएगा। क्या कहेंगे उसको? उत्पादक। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, उत्पादक। अब 46 में आइए, किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो किस प्रकार में बनते हैं? तो ये बनते हैं कब? मियोसिस में, यानी अर्धसूत्रीय विभाजन में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, मियोसिस यानी अर्धसूत्रीय विभाजन। 47 है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो किससे मिलता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। 48 में आइए, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। तो अपने साथ ये क्या ले जाती है? तो अपने साथ ऊर्जा ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऊर्जा। अब 49 है, विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। कौन सा? नालंदा विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। कहाँ है ये? बिहार में है, बिहार के नालंदा में है। अब तो नहीं है, लेकिन बिहार के नालंदा में पहले था, जिसे बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। तो आज के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के और क्वेश्चन नंबर 150 तक सारा क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद फिर हम लोग सेट नंबर 4 को देखेंगे। अभी आज का लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150। कह रहा है कि 2 वृत्ताकार कुंडलियां जिनकी त्रिज्या a है से क्रमशः 1 और 21 धारा प्रवाहित हो रही है। नहीं, ये 1 और 21 नहीं, I और 2I है। धारा क्या है? I और 2I। तो दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना इनमें से किससे होगी? इसका सही उत्तर है कि दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से दुगना होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है कि दूसरी कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो प्रथम कुंडली से क्या होगा? दोगुना होगा। तो ये I था और धारा था 2I। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 150 तक में जो केवल मेरिट वाला क्वेश्चन था और इसमें भी जो केवल जीके और जीएस का था उसको देखे हैं, और बाकी इसमें मैथ और रीजनिंग का दोनों क्वेश्चन बच रहा है। तो आज के वीडियो में यही समाप्त हुआ जीके और जीएस का प्रश्न। तो अगला वीडियो फिर आएगा इसका सेट नंबर 4। तब तक के लिए